नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज नादी विशेष में बात करेंगे जल संकट की। आज विश्व जल दिवस है। सारी दुनिया जल की कमी से जूझ रही है। इसी के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वैसे तो इस धरती पर 71% क्षेत्र में जल ही जल है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें से लगभग 2.5% जल ही उपयोग में लाया जा सकता है। और इस 2.5% जल के भरोसे दुनिया में लगभग 700 करोड़ लोग हैं। पशु पक्षी है, कल कारखाने हैं, कृषि है और भी अनेक गतिविधियां इसी जल के भरोसे है। इसलिए ये जो 2.5% स्वच्छ जल है, इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। चिंता इस बात की है कि हम दिनों दिन इस बहुमूल्य जल को भी खत्म करते जा रहे हैं। इतनी विकराल समस्या होने के बावजूद विश्व के 50% लोगों को पानी के कायदे कानून की जानकारी नहीं है और ना ही उनमें पानी बचाने की समझ है। यही कारण है कि दुनिया की आधी आबादी पानी की कमी से जूझती नजर आती है और बाकी आधी जनसंख्या पानी की बर्बादी करती रहती है। एक व्यक्ति दिन में औसतन 46 लीटर पानी व्यर्थ गवा देता है। पानी की यही बर्बादी रोकने के लिए विश्व जल दिवस पर चिंतन किया जाता है। आज इसी पर बातचीत करते हैं, लेकिन पहले प्रस्तुत है आपके सामने ये रिपोर्ट। आज विश्व जल दिवस है। वैसे तो जिंदगी का एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब जल के बिना जीवन संभव हो। इसलिए जल दिवस तो साल भर ही होते हैं। लेकिन दुनिया में एक परंपरा है कि जो चीज विलुप्ति की कगार पर है या संकट में है या इसी तरह से कोई अन्य विपदा आन पड़ी है तो फिर दिवस मनाया जाता है। ये संयोग की बात है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस यानी नारी दिवस होता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी नीर दिवस होता है। नारी और नीर का ये गहरा रिश्ता सारी दुनिया में जाना और समझा जा रहा है। इसलिए जिस माह में नारी दिवस पड़ता है उसी माह में नीर दिवस भी पड़ता है। दुनिया में हर साल जो 14 लाख लोग गंदगी जनित बीमारियों के कारण असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं, उनमें से 8.5 लाख के करीब लोग जल जनित बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं और इनमें भी महिलाओं की संख्या अधिक है। महिलाएं दूषित पानी पीने से ही नहीं मरती, बल्कि पानी के अभाव में मरती हैं और कई बार लंबी दूरियों से पानी लाने के कारण भी मौत के मुंह में समा जाती हैं। यदि घर में नीर ना हो तो नारी की आंखों में नीर होता है। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां साल में महिलाएं पानी के लिए कुल मिलाकर 1460 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और ये दूरी पूरे जीवन काल में करीब 50,000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। पानी के लिए ये भटकाव दुनिया की अनेक स्त्रियों की नियति है। इसका कारण है कि हम अभी की दुनिया में आधे से ज्यादा घरों में पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। एक तरफ तो घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और दूसरी तरफ जमीन में भी पानी नहीं है। पानी का ये अभाव भयानक संकट को जन्म दे रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पानी के लिए पानीपत की नौबत भी आने लगी है। कई जगह पानी के लिए भयानक लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। 2 प्रांतों से लेकर 2 देशों के बीच दुनिया में अनेक जगह पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में पानी का ये संकट तेजी से गहराने वाला है, क्योंकि पानी सीमित है और उपयोग करने वाले ज्यादा हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जिस पृथ्वी पर लगभग 71% इलाके में पानी है, वहाँ पर पीने वाला पानी यानी इंसानी उपभोग के लिए उपलब्ध पानी 2% से थोड़ा ज्यादा ही है। बाकी जल अनुपयोगी है। जो उपयोगी है उसको सहेजने और संवारने की जरूरत है और इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। रहीम जी एक दोहा कहकर गए हैं जिसमें कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। रहीमन जी का कहना था कि बिना पानी के सब सुना है, इसलिए पानी बचा कर रखिए। और बिना पानी के तो मोती अपनी चमक खो देता है, चूना सूख कर खराब हो जाता है। ऐसे में पानी बेहद ज्यादा जरूरी है।
ये एक संदेश था कि लोग किस प्रकार से पानी को बचा सके। आज 22 मार्च है, यानी कि आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है? अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अगर पृथ्वी में कोई वस्तु संकट में है, कोई जंतु संकट में है, तो उसे बचाया जा सके। और इसी का प्रयास किया जाता है, और ताकि लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि ये चीजें बचानी बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से आज विश्व जल दिवस है। इसका एक ही संदेश है कि विश्व में अगर जल है तो इसे बचा कर रखिए। जल संकट लगातार बढ़ते जा रहा है। बात करें भोपाल की, और भोपाल के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की या पूरे देश की, तो यहाँ पर जल संकट बढ़ता जा रहा है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और अब ऐसे में आगे चल के और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें भारत की, तो भारत में गर्मी ने अभी सिर्फ दस्तक ही दी है, लेकिन इसी दौरान बेंगलुरु में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इससे आप स्थिति को स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर पानी कितना ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो कि पानी की बचत नहीं करते। सबसे ज्यादा इसी प्रकार की जो परेशानी है वो हमें देखने को मिलती है जल संकट की वजह से अन्य अलग अलग गांवों में। और सबसे पहले आपको बता दें कि लगातार ऐसी परेशानी क्यों देखने को मिल रही है। में भी इसी प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, और आखिर इतना जल संकट क्यों देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। अजय दुबे जी जुड़े हैं जो पर्यावरणविद हैं, और उसके साथ ही साथ अतुल शाह जी जुड़े हैं जो कि श्रमदानी बेतवा नदी, उनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से जल को बचाया जा सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में देखा जाए तो पेड़ पौधे तभी बचाए जा सकते हैं, जीव जंतुओं को तभी बचाया जा सकता है जब तक जल है। लेकिन जल का ये बहुत बड़ा संकट देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या कारण मानते हैं आप कि आखिर जल संकट से क्यों जूझना पड़ रहा है? नमस्कार। जल दिवस पे आप लोग को बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा रखी है जी। और मैं मानता हूं कि प्रकृति ने जो मनुष्य और बेजुबान जीव जंतुओं को जो सुविधा दी है, प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उनका अनुचित दोहन और अनियंत्रित उसका शोषण हो रहा है, जिसका नतीजा है कि प्रकृति अब सबक सिखाने पे मजबूर हो गई है। और भारत सहित अन्य कई देश हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे साउथ अफ्रीका है, और भारत में बेंगलोर है, जहाँ की पानी की जो संकट है, अभाव है, अब वो आम आदमी की जिंदगी में बिल्कुल खुल के दिख रहा है, विशेषकर शहरों में। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नदी तालाब में यदि कोई संकट आता था तो वो लोग कुएं और उसके माध्यम से जल की अपनी जो पूर्ति थी वो करते थे। लेकिन बेंगलोर जैसा विकसित शहर, जिसको आईटी कहते हैं, बड़ी विडंबना है कि जहाँ पे प्रगति की बहुत ऊंची ऊंची इमारतें लिखी गई कि आईटी सिटी है, और बहुत सारी मनुष्य की जो प्रगति उसकी गाथाएं हैं, लेकिन प्रकृति का इतना बुरा हाल है कि अब वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। क्या बेंगलोर है, यदि आप उसके थोड़ा और आगे जाएं तो चेन्नई भी आप देखेंगे कि जल संकट से गुजर रहा है, दिल्ली भी है। आमतौर पे भारत के कई शहरों में गर्मी का जब मौसम आता है तो कई जगह तो पुलिस फोर्स लगाई जाती है, पानी की राशनिंग होती है कि पानी का थोड़ा थोड़ा सा अंश सबको दिया जाए, पुलिस फोर्स लगती है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य ने जो इस पानी की जो सुविधा थी उसको अतिक्रमण और प्रदूषण से ध्वस्त कर दिया। हम प्रदूषण देखते हैं कि शहरों के जो सीवेज हैं उनका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो फेल हो रहे हैं, नाले जो हैं वो सीधे नदियों में जाके मिल रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदूषण है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी जो वाटर है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों को, तालाब को गंदा कर रहा है। बहुत ज्यादा पानी का जो उपयोग होता है, जो बर्बादी होती है, जिसमें संवेदनशीलता की कमी है हमारे समाज में, उसके कारण पानी का जो अत्यधिक दोहन हो रहा है, ग्राउंड वाटर, वो भी सूख रहा है।
हम बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काट रहे हैं, हम जंगल नष्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार के नियम कानून बहुत है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि जो राज्यों के जो पॉल्यूशन बोर्ड होते हैं वो वाटर एक्ट से गठित हैं। 1974 में जल अधिनियम बना जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने राज्यों में, और उनका काम है प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए मानवीय जो सभ्यता प्रगति कर रही है उस पर अंकुश लगाएं कि जहां गलत हो रहा है, और जो शहर है या जो इंडस्ट्रियल एरियाज में उनमें स्पेशल अटेंशन दिया गया है कि भाई आप अनुमति से निर्माण कार्य करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये केवल कागजों पे है, और विगत कई सालों में केवल हमने कागजों में पर्यावरण संरक्षण किया, उसका नतीजा आज वर्तमान में भयावह जल संकट हम देख रहे हैं। अभी भी समय है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो बहुत पॉपुलर टैग हैं कि भाई ये समस्या सबको पता है, पिछले 20 साल में सरकार ने इसकी पब्लिसिटी पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, चर्चा पे बहुत खर्चा किया, लेकिन ग्राउंड लेवल वो है जो आपके आज टीवी पे दिख रहा है। लोग परेशान हैं और घूम रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि फिलहाल वर्तमान स्थिति में जागरूकता की कमी है, क्योंकि लगातार जल संकट बढ़ना और लोगों में समझ होनी चाहिए कि आखिर पानी को किस प्रकार से बचाया जा सके। मैं लौटूंगी आपके पास में, हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़े, उनका रुख कर लेती हूँ। अतुल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगर हम बात करें तो जल संकट पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा सके, और आपके द्वारा जल संकट से बचाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर आपने ज्वलंत समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। आदरणीय दुबे जी ने अधिकांश सभी मुद्दों पर चर्चा की है। निश्चित रूप से ये सभी मुद्दे बहुत जरूरी हैं। यदि हमने एक एक बूंद को पानी को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी को पानी नहीं मिलेगा और वो हमको कभी माफ नहीं करेगी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो पर्यावरण और पानी के प्रति इतने संवेदनशील थे कि किसी भी नगर की यदि बसाहट हुई, यदि कोई नया नगर बसा तो उन्होंने, यदि नदी है तो नदी, बाकी जगह तालाब, कुएं और बावड़ियां बनाई, जिससे भूमि का जल स्तर भी बना रहा। लेकिन हमने भौतिकवाद को बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल हमने खड़े कर दिए, सभी तालाबों को समाप्त कर दिया। कुएं बावड़ी अब हमको सिर्फ दिखने नहीं, विरासत के रूप में दिखते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमको पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। नदियों के माँ बाप वृक्ष होते हैं, वृक्ष दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं, नदियों का कटाव बढ़ता जा रहा है, और यदि नदियों के दोनों ओर भारी संख्या में वृक्ष लगाए जाए तो ही हम नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह चाहूंगा कि जो सीधे गंदे नाले नदियों में प्रवाहित हो रहे हैं बिना ट्रीटमेंट के, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको आपराधिक श्रेणी में लिया है, इसके बावजूद भी स्थानीय शासन की निष्क्रियता के कारण सभी नाले बिना ट्रीटमेंट के नदी में मिल रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण नदी में मिल रहा है, इसको रोकना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये कहना चाहेंगे कि कुएं बावड़ियों का भी संरक्षण होना जरूरी है। जो भी कुएं बावड़ी बचे हैं उनको शासकीय स्तर पर उनकी जनगणना होकर उनका संरक्षण अवश्य हो। सरकारी नल जो लगे हुए हैं उनमें टोंटियां कहीं भी नहीं है, उनमें टोंटियां लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई लोगों की ऐसी आदत डल गई है कि वो सुबह उठ के सड़क को धोते हैं, हजारों लीटर पानी सड़क को धोने में ही खर्च कर देते हैं, वो रुकना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, लेकिन अगर हम शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को अगर मिलाएं तो देखा जाता है कि अगर शहरों में अगर जल संकट होता है तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर कई सालों से वहां पर पानी की कमी है, पानी की संकट से वो लगातार जूझ रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना है कि आखिर ग्रामीण इतने ज्यादा परेशान होते हैं? कई बार वो अभी लोकसभा चुनाव करीब आने वाले हैं, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया क्योंकि वहां पर पानी का संकट है। तो उसको लेकर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे बुजुर्ग लोग, जैसे मैंने कहा, बोरी बंधान करते थे, तो वाटर हार्वेस्टिंग का काम, बोरी बंधान का काम जब तक नहीं होगा तब तक हम यदि पृथ्वी की हम दोहन करते जा रहे हैं लगातार, और पृथ्वी को हम यदि कुछ नहीं देंगे तो हमको कोई पानी पैदा होने वाली चीज नहीं है।
पानी पैदा करने के लिए हमको वृक्ष लगाना पड़ेंगे, वृक्षों से ही पानी आएगा। और इसका जो वाटर लेवल 400 फुट नीचे चला गया, पूर्व में 50 फुट पे भी पानी आ जाता था। अब अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर 400 फुट गहरा खोदने के बाद भी धूल उड़ती रहती है, पानी नहीं आ रहा है। तो हमारा, और जितनी भी नल जल योजना सरकार ने बनाई है, 80% नल जल योजना फेल है इनकी, कहीं भी पानी नहीं है। टोंटियां लगी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। और तो ऐसे में जरूरी हो जाता है अतुल जी कि यहाँ पर जागरूकता बेहद ज्यादा जरूरी है। जब तक ये लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से पानी की बर्बादी होती रहेगी। ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ योगेश जी का, आपके पास लौटूंगी। जान लेते हैं कि आखिर शहरों की क्या स्थिति है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें योगेश आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो यहाँ पर स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, लेकिन जल को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से जागरूक है? क्या इंदौर में भी जल संकट देखने को मिलता है? देखिए, लापरवाह नजर आते हैं। जिस तरह से इंदौर नंबर बनाया, उसका कारण है कि नागरिकों की जागरूकता, तो जल बचाने को लेकर नागरिकों की जागरूकता 1% भी नजर नहीं आती है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर को कलेक्टर आशीष सिंह ने सूखा घोषित कर दिया, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह के बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी अगर बोरिंग की जाती है तो प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ बातों पर मैं गौर दिलाना चाहूंगा दर्शकों को और आपको कि इंदौर में जो है बोरिंग पर जो प्रतिबंध लगाने के साथ एक पेनाल्टी भी लगाई, उस पेनाल्टी का जो राशि है महज 2000 रुपए है। 2000 रुपए की राशि है। अगर कोई प्रतिबंध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मद्देनजर अगर कोई इस पर काम करता है या कोई बोरिंग कराता है तो उस पर 2000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी और सजा का प्रावधान है। लेकिन महज 2000 रुपए की पेनाल्टी लगाना, क्या बोरिंग पर प्रतिबंध लग पाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए राजस्व अधिकारियों को, नगर निगम की टीमों को दिया गया है। नगर निगम की टीमें जहां बोरिंग है, जहां भी इस तरह के नजर आती है तो वहां पर तो मतलब सेटलमेंट हो जाता है। तीसरी बात हम याद दिलाते हैं कि कुछ समय पहले जब इंदौर जिले में जल संकट नजर आता था तो जो गर्मी के मौसम में जो निर्माण कार्य उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सबसे बड़ा अहम विषय है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का जो जल का उपयोग होता है निर्माण कार्य होता, लेकिन अभी भी इस तरह के कोई भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन या नगर निगम द्वारा जारी नहीं किए गए कि इंदौर जिले में गर्मियों के मौसम में जो निर्माण कार्य उन पर रोक लगाई जाए। अभी हमने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए और हमने भेजे हैं। उस विजुअल में आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य चल रहे हैं, थोड़े से मकान है, वहां पर पानी बह रहा है, टंकी भरा गई, ओवरफ्लो हो रही, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। इसके लिए इंदौर के जो नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, उनको इस प्रतिबंधात्मक नगर निगम के द्वारा ये प्रयास तो किया जा रहा है कि शहर को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन जल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। लौटूंगी आपके पास में योगेश, जल विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए किशोर कोटवानी जी, बहुत स्वागत है सर आपका अनादि टीवी में। सबसे पहले अगर बात करें तो जल संकट सबसे ज्यादा विकट है। अब ऐसे में आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं और इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? आपके क्या सुझाव है? मैं तो पहली बात जो अभी तक सुना आपके रैंकिंग में जी, वो तथ्यों से परे सब हाथी को अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। हाथी के पूंछ पकड़ लिया तो पूंछ बता रहे हैं, पांव पकड़ लिया तो पांव बता रहे हैं, कान पकड़ लिया तो कान बता रहे हैं। इंदौर में कचरे में नंबर 1 तब आया जब न्यायालय ने इसमें दखल डाला जी, और उसका याचिकाकर्ता मैं ही था। उसके मॉडल पर ही इंदौर स्वच्छता में 1 बना। जी। लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं अंधे। इंदौर में जितना पानी आ रहा है नर्मदा से वो केवल 50% शहर को सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो 50% कहाँ जाएगा, कहाँ से पानी पिएगा? और जिस 50% को नर्मदा लाइन का पानी मिल रहा है वहां भी ट्यूबवेल है। पहला तो पानी का आकलन ही हमारा गलत है। आज भी 90 लीटर प्रति व्यक्ति खपत के हिसाब से बता रहे। आप बता दो मेरे को, जो जिस तरह का विकास इंदौर का हुआ या धनाढ्य हुआ है शहर, एक बार लेटरिन के वॉश में 15 लीटर 20 लीटर पानी जाता है और बीमार 60% लोग। तो ये पानी का आकलन क्या कर रहे हो आप सही ढंग से? लेकिन जमीन अगर खुद नहीं किशोर जी जाएगी। हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि इंदौर अब इनने के कह जो दिया कि जनवासी साहब हैं, वो काफी मकान बनाना जागरूक बंद हैं। कर दो, किशोर जी, तो वो गरीब के, जिन्हें सबको गरीब दिखता है, काम बंद कर दो। पानी का आकलन सही करो, पानी का उपयोग सही करो, पानी का संरक्षण करो। तालाबों के अते पते नहीं है, नदियों की हालत खराब कर रखी है हमने, कुएं बावड़ियां सब बूढ़ते जा रहे हैं हम।
तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी तो यहाँ पर प्रयास नहीं कर रहे ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सरकार प्रयास करे या प्रशासन प्रयास करे, आम लोगों को भी प्रयास करना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा झूठ है हिंदुस्तान का जी। 55% लैंड देते हैं हम डेवलपमेंट में, बाकी जाती है बगीचों में और रोडों में। अब 55% में 1/3 आप निर्माण की अनुमति देते हो, तो 2% के छत का पानी डालने की बात कर रहे हो और 100% पानी को बहा के बाहर भगा देते हो। तो बगीचों की ऐसे में हाइट क्या प्रयास किया जा सकता है? आपके द्वारा कारण तो बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास क्या किया जा सकता है? पहले पानी का आकलन करना पड़ेगा कि मेरी सरजमीन पर पानी कितना आ रहा है, इसको कहाँ कहाँ रोक सकता हूँ मैं, कहाँ कहाँ जमीन में ले जा सकता हूँ। बारिश का पानी ही जमीन में सबसे ज्यादा जाएगा। बगीचे रोड से 1 फुट ऊपर उठा दिए हमने, जो 11% जमीन है हमारी। जी ठीक है, तो किशोर जी लौटूंगी आपके पास में। अजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले ही लेती हूँ। अजय जी, सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी को बचाते हैं, समझते हैं कि आखिर जल ही जीवन है, उसकी महत्वता को समझते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेहद ज्यादा पानी का दोहन करते हैं। तो क्या लगता है कि क्या इसमें कानून व्यवस्था को भी ठीक करने की जरूरत है? कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को जागरूक तो किया ही जा सके, लेकिन अगर एक नियम होगा तो उसका लोगों को पालन भी करना होगा। अनुभव, मैंने बहस में ये बताया भी था कि 1974 में वाटर एक्ट बना था, जिसमें जल को प्रदूषण से बचाने के लिए हर राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने। वायु प्रदूषण भी एक कानून है और पर्यावरण संरक्षण भी कानून है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे कानून है भारत में, जितने कानून है उसमें दुनिया में किसी राज्य देश में नहीं है। यहाँ तक कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदी को जीवित इंसान का दर्जा दिया था। ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था कि नदियों को उसके जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनको एक जीवित माना गया था। मुद्दा इस बात का है कि तमाम सरकारी संस्थान, पॉल्यूशन बोर्ड है, नगर निगम है, वेटलैंड अथॉरिटी है, पर्यावरण मंत्रालय है, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे कानून हैं और भारी भरकम बजट भी खर्च होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। लेकिन ये सब दिखावे में हकीकत ये है कि यदि हम वाटर का ऑडिट करें, हम यदि हर शहर में केवल इतना पता कर लें कि पानी की व्यवस्था क्षमता कितनी है और इसका उपयोग कितना हो रहा है। उपयोग में यदि आप जाएं तो उसमें आप ये देखें कि दुरुपयोग कौन कर रहा है। हम पाएंगे कि जो ताकतवर रसूखदार लोग हैं वो इसका पानी का सुविधा का बहुत बेरहमी से इसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात, पानी एक ऐसी चीज है कि हम पहले रेलवे में जब हम यात्रा करते थे तो नल का पानी सब लोग पी लेते थे, और अब उसी जगह पे सरकारी संस्थानों को देखें तो नल आमतौर पे सूखे पड़े हुए हैं। एक बहुत तरीके से जो वाटर की जो पानी की बोतल है उसका विक्रय करवाना हम लोग ने शुरू कर दिया है। सरकारी संस्थानों में पानी की व्यवस्था का आप तमाशा ये देखिए कि पानी पे यदि कोई सेमिनार होता है, चिंता होती है, आज ही कई जगह सेमिनार होंगे, सरकार के होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, कई जगह तो ऐसे जब सेमिनार होते हैं तो सुझाव भी कई सारे आते हैं, लेकिन क्या उसका पालन किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, अतुल जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अतुल जी, जिस प्रकार से आपने सभी मेहमानों को सुना, अब ऐसे में सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम जल संकट से तो जूझ रहे हैं, लेकिन जो जल है उसे प्रदूषित भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, चाहे तमाम जो नदियां हैं वो प्रदूषित होते जा रही है, जिन्हें सबसे शुद्ध कहा जाता था, लेकिन अब वो प्रदूषित हो रही है। उस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उस पर काम ठीक प्रकार से अब भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं आपको बात करूं, हमारे क्षेत्र की जीवन दायिनी बेतवा है, बल्कि ये कहें कि पूरे बुंदेलखंड की जीवन दायिनी बेतवा नदी है। उस नदी के पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी, लेकिन आज उस पानी की उस नदी की ऐसी दुर्दशा की है कि उसमें आप हाथ डालने से स्किन डिसीज लोगों को हो रही है। तो ये नदी की दुर्दशा के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं और शासन भी जिम्मेदार है कि प्रत्येक प्रकार का औद्योगिक प्रदूषण, शहरों का गंदा पानी सीधे नदी में प्रवाहित हो रहा है और उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत जरूरी थी। नदियां जीवित रहेंगी तो हमारी सभ्यता जीवित रहेगी, नहीं तो कोई लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। इसी के साथ एक और गंभीर समस्या की ओर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो बताया अभी कि रसूखदार लोग पानी बहुत व्यय करते हैं। निश्चित रूप से एक आरओ का प्रचलन चला है,
1 लीटर आरओ का पानी बनने में करीब 30 लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। उस पानी का कोई संरक्षण नहीं करते। तो इस प्रकार से यदि हमने एक एक बूंद पानी को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। जैसा अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में और पेट्रोल पंप की भांति पानी बिक रहा है, तो ऐसे भारत में भी वो दिन आ जाएगा कि लोगों को 15-15, 20-20 लीटर पानी खरीदना पड़ेगा। तो अभी से सचेत होना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्द ही बेंगलोर से होने वाली है, क्योंकि वहां पर एक विकराल संकट देखने को मिल रहा है। ठीक है, योगेश का रुख कर लेती हूँ। योगेश, अगर हम इंदौर की बात करें तो अभी गर्मी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में क्या कोई ऐसे क्षेत्र है इंदौर के जहां पर जल संकट गरमाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो स्लम एरिया है वहाँ पर जल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आप अगर कभी शहर का हम भी मुआयना करते हैं, शहर में हम भी घूमते हैं, तो जो गरीब बच्चियां हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार लोअर क्लास के लोग, वो अपने वाहनों पर बड़ी बड़ी तेल कर जो जोनों पर जो पानी की टंकियां बनी वहां से पानी भर के लाते, क्योंकि अभी भी कई क्षेत्रों में नर्मदा का जल नहीं पहुंचा है। और जहाँ नर्मदा का जल नहीं, वहां सिर्फ वो आश्रित या तो बोरिंग पर या आसपास कोई इसी सरकारी बावड़ी या ऐसे कोई व्यवस्था पर आश्रित है। अब ऐसे में जहाँ नर्मदा का जल नहीं पहुंचा, तो ऐसे लोगों को, जैसे अभी किशोर कुमार जी का 50% नर्मदा का जल पहुंचे, तो 50% लोगों का क्या होगा? जो 50% लोग जो बच गए हैं जिनका नर्मदा का जल नहीं पहुंचा, वो कहाँ से पानी गए? तो शहर की 50% जनता अभी भी जल संकट से जूझ रही है। अभी गर्मी शुरू हुई, आप गर्मी शुरू होते हो तो हम कुछ स्टोरियां भेजेंगे कि किस तरह से एक टैंकर पर कितने सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और किस तरह से पानी की त्राही होती है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 2 ऐसे संस्थान है जिन्होंने पानी को बचाने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया। जी, तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली बात है। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं किशोर जी से। किशोर जी, हर जल संकट को लेकर हर पहलू पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है महिलाओं का। ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसी कई सारी खबरें सामने आती है जहां पर महिलाओं को इस संकट से जूझना पड़ता है। कई किलोमीटर तक अपने सिर पर, अपने कंधे पर पानी की गुंडियां लेकर चलती है। तो ऐसे में महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? सृष्टि की जो संरचना है वो पहाड़ और नदियों से। जी। पहाड़ यानी पुरुष, नदी यानी महिला। और आज भी पानी का जितना उपयोग करने का अधिकार महिला के पास है या व्यवस्था है, उतनी उसकी श्रम शक्ति लगती है। हमसे ज्यादा पानी को औरत समझती है, क्योंकि पानीदार औरत ही है, मर्द नहीं है। जी, तो चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इन तमाम सुझावों के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं तो वो इस पर विचार करेंगे, और कहीं ना कहीं जो जल संकट का जो विकराल एक घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बेंगलोर में पानी की किल्लत है और मध्य प्रदेश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वहाँ पर जल संकट गरमाता जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि पानी का दोहन किया जा रहा है। लोगों को जरूरत है कि इस पर विचार करें, जागरूक हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक संरक्षित और एक अच्छा भविष्य दे सके। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल संकट बढ़ता जा रहा है, इसे रोका जा सके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार अपना प्रयास करेगी, नगर निगम अपना प्रयास करेगा, लेकिन लोगों को भी जरूरत है यहाँ पर प्रयास करने की, क्योंकि जल ही जीवन है। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।